बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद यासीन, लेक्चरर केमिस्ट्री फ्रॉम जीसी उगाड़ा। आज एक नए टॉपिक के साथ जो कि 9th का बेसिक डेफिनेशन का एक टॉपिक है, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये कि आप केमिस्ट्री में जिस मर्ज़ी लेवल पे चले जाएं, इन डेफिनेशंस के बगैर आपका गुजारा नहीं। इसलिए थोड़ा सा इसको जो है वो कंसंट्रेशन के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब इस पे जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इजी एंड कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री इसके नाम से ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू। चलते हैं जी बेसिक डेफिनेशंस की तरफ। बेसिक डेफिनेशंस में हम आम तौर पे जिन टर्म्स को यूज़ करते हैं और बार बार यूज़ करते हैं उनको देखेंगे। चूँकि ये स्टार्ट है केमिस्ट्री का एक स्पेशलाइजेशन की तरफ। फर्स्ट टाइम आपने एक 9th में हमारी केमिस्ट्री की एक अलग बुक जो है वो शामिल हुई है। तो इसमें मतलब आप लोअर ग्रेड में देखें तो 8वीं तक आप कंबाइन ही पढ़ रहे होते, लेकिन 9th में जाके एक केमिस्ट्री की अलग बुक आ गई, बायो की अलग आ गई, फिज़िक्स की अलग आ गई। तो हम केमिस्ट्री के अंदर जो बेसिक टर्म्स यूज़ होती हैं उनके बारे में आज फेमिलियर होने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले हमें, आपको याद होगा मैंने पहली वीडियो में मैटर की कंपोजिशन के हवाले से बताया था कि मैटर जो होता है वो कैसे कंपोज्ड हुआ वो होता है, वो कैसे बना होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। उन्हीं को लेते हुए उसी वीडियो को हम थोड़ा सा उसका मटेरियल और फिर हम इसको आगे जो है वो लेके चलेंगे। आपको पता है मैटर होता क्या है जी? ऑल थिंग्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या हैं? मैटर हैं। या आप बॉडी देख लें, ह्यूमन बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस, लिविंग नॉन लिविंग, हर चीज़ वो मैटर है। कैसे मैटर है? दो कंडीशन होती हैं मैटर की। एक तो ये है कि उसका मैस होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ मैस होगा, वो कुछ मैस रखता होगा। दूसरा, वो ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, उसका कुछ ना कुछ जो है वो वॉल्यूम होगा, मतलब कुछ ना कुछ वो जगह घेरेगा। तो हर वो चीज़ जिसका कुछ मैस हो या वो कुछ जगह घेर रही हो तो उसको हम मैटर बोलते हैं। अब मैटर बना हुआ किस चीज़ से होता है, इसकी तरफ हम चलते हैं। तो दो तरह की चीज़ें हमारे इर्द गिर्द होती हैं, मतलब ऑल थिंग्स, हम खुद या बाकी तमाम चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, उसको अगर हम केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो तरह की चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं। एक तो आप ये कह लें कि प्योर होती हैं, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, ये प्योर सब्सटेंसेस होती हैं, प्योर होती हैं। और दूसरी होती हैं इम्प्योर। अब प्योर वाली जो चीज़ें हैं उनको हम इंडिविजुअली एक चीज़ कहेंगे, मसलन सब्सटेंस, उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया सब्सटेंस। और जो इम्प्योर चीज़ें होती हैं इनको मिक्सचर कहते हैं, मिक्सचर। इसकी डिटेल में हम चलेंगे आगे। अब चाहे कोई मिक्सचर हो चाहे कोई सब्सटेंस हो, सब्सटेंस कोई एक चीज़ होती है, मतलब वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कुछ केमिकल्स हैं जिनको हम सब्सटेंस के लेवल पर जो है वो कंसीडर करते हैं। अब
मिक्सचर जो होता है वो सब्सटेंस का ही बना हुआ हो सकता है। मसलन दो या दो से ज़्यादा चीज़ें अगर मिक्सअप होती हैं तो वो मिक्सचर है। मसलन पानी और चीनी, चीनी एक अलग सब्सटेंस है, वो प्योर है, ठीक है। पानी एक अलग सब्सटेंस है, वो प्योर है, लेकिन दोनों को मिक्स कर दें तो मिक्सचर बन जाता है। इट्स मीन मिक्सचर के अंदर वो सब्सटेंसेस ही होती हैं जो कि वो प्योर होती हैं, जो मिल के वो मिक्सचर बना रही होती हैं। आगे हम इसकी डिटेल देखेंगे कि मिक्सचर को हम मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है, कौन सी कंडीशंस जो हैं वो इसको होती हैं जिसकी बेस पे हम इसको मिक्सचर कहते हैं। अब चाहे आपका कोई मिक्सचर हो, चाहे आपकी कोई सब्सटेंस हो, ये मैटर की दोनों किस्में जो हैं ये इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताया ये मिक्सचर की भी हो सकती है, ये सब्सटेंस की भी हो सकती हैं। दूसरी होती हैं जी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में एक फ़र्क होता है कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये प्रॉपर्टीज़ बेस करती हैं फिज़िकल स्टेट पे। किस पे? फिज़िकल स्टेट। और फिज़िकल स्टेट कौन सी है जी? सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस, ठीक है। ये इस पे डिपेंड कर रही होती। मतलब कोई चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग हैं। मसलन वो किस चीज़ में हल होगी, सॉलिबिलिटी क्या है। आप देखते हैं कुछ चीज़ें पानी में हल होती हैं, कुछ नहीं होती। ऑयल को पानी में मिक्स करे नहीं होता, तो ये एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। इसी तरह कितना गर्म करने पर वो मेल्ट होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। उसकी शेप क्या है, वो एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। उसकी स्ट्रक्चर क्या है, वो एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। उसका टेस्ट क्या है, ठीक है, वो एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। क्या उसकी कोई स्मेल है कि नहीं है, ये एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो उसकी फ़िज़िकल स्टेट या ज़ाहरी सूरत पर डिपेंड कर रही होती हैं वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ये उसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं। कंपोजिशन मीन उसके अंदर कौन कौन से केमिकल मौजूद हैं और वो कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो केमिकल चेंज उसकी वजह से होती है। अब ये समझ लें कि केमिकल चेंज वो चेंज होती है जिसमें उस चीज़ की नेचर बदल जाती है। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे वो अपनी अपनी पहचान जो है वो जब किसी वो दूसरे कंपाउंड की शक्ल में आते हैं, कंपाउंड क्या आता है वो भी सारी चीज़ें हम देखेंगे, तो उसके बेस पे उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब कोई भी एटम कितना स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए हैं आपस में, कैसे जुड़े हुए हैं, जुड़ने की टाइप्स होती हैं जिससे मिलके वो मटेरियल बना हुआ होगा, चाहे वो प्योर सब्सटेंस हो चाहे वो मिक्सचर हो, तो उसके लिहाज से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर हम स्पेसिफिक करते हैं उसकी नेचर पे। जैसे वाटर है उसकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, सोडियम क्लोराइड है उसकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हर एक चीज़, हर एक सब्सटेंस की अपनी अपनी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो डिपेंड कर रही होती हैं उसकी कंपोजिशन पे। अब जैसे आप देखें इसके अंदर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसको लें तो पानी बन जाता है, या पानी को आप तोड़ें तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में बदल जाता है। तो इट्स मीन वो एक उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि जिसमें वो चेंज होकर किसी दूसरी डिफरेंट फॉर्म में जो है वो चला गया। अब ये तो थोड़ा सा था इसके बारे में कि सब्सटेंसेस जो होती हैं और प्योर और इम्प्योर जो होती हैं वो मैटर इससे बना हुआ था। अब थोड़ा सा इसको हम उस लिहाज से देखते हैं कि कुछ टर्म्स हम इसके अंदर यूज़ करेंगे
उनकी तरफ चलते हैं जी। वो क्या है, पहले हमें पता होगा कि एलिमेंट क्या होता है। अब मैं फिर आपको मैटर्स पे ही ले आता हूँ। चाहे आपका कोई मिक्सचर हो, चाहे आपकी कोई प्योर सब्सटेंस हो, हर तरह का मटेरियल, सपोज हमारे पास ये मटेरियल है कुछ इस किस्म का और ये मटेरियल है कुछ इस किस्म का, सपोज इसके अंदर कोई प्योर सब्सटेंस है जैसे पानी है, तो वो दो किस्म की चीज़ों से बना हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो सपोज करते हैं कि हम हाइड्रोजन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सब्सटेंसेस के अंदर उनकी एक फिक्स रेशो होती है, जैसे वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक फिक्स रेशो है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन की फिक्स रेशो है कि एक कार्बन दो ऑक्सीजन। इसी तरह से अमोनिया के अंदर NH3 है, इनकी भी फिक्स रेशो है कि एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन। इसी तरह से ये जो हमने एक सब्सटेंस ली, सपोज इसके अंदर ये हमारे पास दो किस्म की चीज़ें थी, वो एक फिक्स रेशो के साथ मौजूद हैं, उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक को मैंने ब्लैंक सर्कल से शो किया है और दूसरे को बॉक्स जो कि डार्क बॉक्स है उससे मैंने शो कर दिया। ये फिक्स्ड है, दो चीज़ें अलग अलग है और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे ये बना है, ये सब्सटेंस बनी हुई है। अब मिक्सचर की बात करते हैं तो सपोज इसके अंदर 3-4 मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। मसलन एक आपके पास इस तरह से स्टार की शक्ल में कोई चीज़ है, उसके पार्टिकल है। दूसरी चीज़ जो है वो इस तरह की कोई चीज़ है, इसके पार्टिकल भी मौजूद हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है वो आप ये कह लें कि ये राउंड जो है वो डार्क स्पॉट की शक्ल में कोई चीज़ मौजूद है, ठीक है, इससे ये बना हुआ है। और एक और चीज़ इसमें शामिल कर लेते हैं कि एक इस तरह की भी इसके अंदर चीज़ मौजूद है। अब मटेरियल जो भी हो, मैंने आपको ये दो एग्जाम्पल दी हैं, आप कोई भी चीज़, ऑल थिंग्स या ह्यूमन, तमाम का तमाम मटेरियल को देखेंगे, मैटर को देखेंगे तो वो इसी तरह किसी न किसी पार्टिकल से बना हुआ होगा। अब इन पार्टिकल्स को अगर हम देखें तो इसके अंदर 2 किस्म के हैं और इसके अंदर 4 किस्म के पार्टिकल हैं। हम सब का अलग ग्रुप बना लेते हैं। एक ग्रुप हमारे पास है जी इस किस्म के पार्टिकल का, ये जो ब्लैंक सर्कल है। दूसरा ग्रुप है हमारे पास इस किस्म के पार्टिकल का, ये 2 किस्म के इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर ये जितनी किस्मों के हैं उनको भी अलग अलग निकाल लेते हैं। एक हमारे पास इस किस्म का है जी, ये जो स्टार की शक्ल में है। एक हमारे पास जो है वो इस तरह का है, ठीक है। एक हमारे पास जो है वो इस तरह का है जिसमें ये इस तरह के लाइनों से रिप्रेजेंट किया गया है। और एक हमारे पास ये तीसरी किस्म है, नेक्स्ट जो इसकी फॉर्म है। अब अगर देखें तो ये एक ही चीज़ है लेकिन उसके पार्टिकल्स का एक ग्रुप है जो इसके अंदर मौजूद है। मतलब ये चीज़ मौजूद है जो इसके अंदर इसके पार्टिकल मौजूद थे और इससे ये मटेरियल बना, ये मैटर बना। अब इसके तमाम ये पार्टिकल एक जैसे हैं, बट ये पार्टिकल जो हैं ये इन तमाम से डिफरेंट हैं। तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं एलिमेंट। जी, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट क्या है? कोई भी चीज़, मटेरियल का ऐसा पार्ट जिसके तमाम पार्टिकल एक जैसे होते हैं। और आपको याद होगा मैंने इन पार्टिकल्स को एटम कहा था फर्स्ट वीडियो में। इस पे हम डिटेल से बात कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा इसको समराइज़ कर रहा हूँ।
तो अब ये भी इसके एटम है, ये भी एटम है लेकिन ये कोई दूसरा एलिमेंट है, ये भी एटम है लेकिन ये कोई तीसरा एलिमेंट है, ये भी एटम है ये कोई चौथा एलिमेंट है, ये भी एटम है ये कोई पांचवा एलिमेंट है, ये भी एटम है लेकिन ये कोई छठा एलिमेंट। मीट्स मीन ये 6 एलिमेंट थे जिनसे मिलके ये मटेरियल बना हुआ था। अब इसमें 2 थे और इसके अंदर ये 4 किस्म के थे। अब ये भी हो सकता है कि जो एटम इसके अंदर मौजूद हूँ मैं भी उसके अंदर भी हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि इसके अंदर डिफरेंट होंगे इसके अंदर डिफरेंट होंगे। एक ही चीज़ कई सारी जो है वो मटेरियल में हो सकती है। मसलन आप देखें कार्बन है, ये कार्बन हमारे जो बॉडी होती है उसमें भी होता है, ये जो हमारा पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट उसमें भी होता है, जो गैस हम बॉडी से निकाल देते हैं या हवा में मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भी कार्बन मौजूद है, हम जो बोतल पीते हैं उसके अंदर भी कार्बोनिक एसिड की शक्ल में ये मौजूद होता है। तो ये कार्बन मुख्तलिफ फॉर्म में मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल के अंदर पाया जाता है। अब एलिमेंट एक ही है, सपोज अब ये भी कोई एक ही एलिमेंट है, उसके ये एटम है और ये एक एलिमेंट के तमाम एटम एक जैसे होते हैं। ये एक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी हम पढ़ चुके हैं कि जो भी मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है, उनको एटम कहते हैं। पहला पॉइंट ये था। दूसरा ये कि एक एलिमेंट के तमाम एटम आपस में एक जैसे होते हैं बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम एटम ऑफ एनी अदर एलिमेंट, कि किसी भी दूसरे एलिमेंट के एटम से वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि एलिमेंट क्या है, एक ऐसी फॉर्म कह लें जो कि सिमिलर एटम से बना हुआ है, मटेरियल या मैटर की ऐसी किस्म जिसके अंदर सारे के सारे एटम एक जैसे होते हैं, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कार्बन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट आपस में हाइड्रोजन के जितने भी एटम होंगे वो एक जैसे होंगे, कार्बन के जितने भी एटम होंगे वो एक जैसे होंगे, लेकिन ये डिफरेंट होंगे फ्रॉम एटम्स ऑफ एनी अदर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। ये तो था जनरल थोड़ा सा एलिमेंट्स के बारे में। और एलिमेंट की अभी हम इसके डिटेल में चलेंगे कि एलिमेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री का भी इसमें जिक्र किया गया है। अब इसी से थोड़ा सा मैं बैक आता हूँ। एलिमेंट के बारे में जब हम जान रहे होते हैं जी, अर्ली हिस्ट्री में क्या था? अर्ली हिस्ट्री में ये कंसीडर किया गया था कि जो 9 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो 9 एलिमेंट्स कौन से थे? उसमें गोल्ड है, सिल्वर है, कार्बन है, ठीक है, इसके अलावा मरकरी है, टिन है, लेड है, मरकरी है, टिन है, लेड है, कॉपर है, आयरन है, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के 9 एलिमेंट्स जो थे वो उसके अंदर मौजूद थे। जब शुरू में ये बात की गई तो ये कहा गया कि ये हमारे जो मैटर होता है, जो मटेरियल है, उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड तक ये तादाद जो थी वो 63 एलिमेंट्स तक पहुंच चुकी थी। मतलब 63 एलिमेंट्स के बारे में पता लग चुका था कि जो नेचर में 63 एलिमेंट्स हैं। और रिसेंटली आज अगर हम बात करें तो रिसेंटली हम ये तादाद जो है वो 118 एलिमेंट्स जो हैं वो वहाँ तक पहुँच चुकी है, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन जो हमारा कोर्स है उसके अंदर 118 एलिमेंट्स का जिक्र है। अब ये जो 118 एलिमेंट्स हैं जो हमारे ये इर्द गिर्द मौजूद हैं, ये तमाम मटेरियल के अंदर मौजूद है। 3 किस्म का हम अगर पूरे इस यूनिवर्स को कैटेगराइज करें तो हम कहते हैं जी अर्थ क्रस्ट है, जो ज़मीन का अपर पार्ट है जिससे हमारा लिंक्ड होता है, उसमें प्लांट ग्रो करते हैं, उसके अंदर मटेरियल मिनरल्स वगैरह पड़ी हुई हैं। एक ये है। दूसरा ओशियंस है,
और तीसरा हमारी एयर है। इन तीनों के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट मुख्तलिफ परसेंटेज में पाए जाते हैं। जैसे अर्थ क्रस्ट में जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ओशियन में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, हवा के अंदर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। आपकी बुक पे एक टेबल दिया हुआ है 1.1 जिसमें अर्थ क्रस्ट की भी परसेंटेज दी गई है कि उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन है, उसके बाद नेक्स्ट सिलिकॉन है, थर्ड जो है वो एल्युमिनियम है। उनकी बाकायदा परसेंटेज बताई हुई है, ठीक है। इसी तरह से ओशियन के अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, फिर क्लोरीन है। एयर के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है 78% और फिर 21% ऑक्सीजन है और फिर जो है वो आर्गन है 0.9%। तो इट्स मीन ये जो हमारे एलिमेंट हैं वो हमारी पूरी यूनिवर्स बना रहे हैं। जो भी मटेरियल हमारे इर्द गिर्द या इवन हमारी अपनी बॉडी है उसके अंदर यही एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर 65 to 85% तक जो है वो वाटर होता है। अब वो वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें। तो 6 ऐसे एलिमेंट हैं जो बॉडी का सबसे ज़्यादा मैस जो है वही बनाते हैं, ठीक है। कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे जो कम मिकदार में होते हैं लेकिन वो ज़रूरी होते हैं, लेकिन वो डिटेल में हम नहीं चलते। जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एलिमेंट्स जो होते हैं उससे ये पूरी कायनात बनी है, उससे ये सारा का सारा जो मटेरियल है वो बना है। अब एलिमेंट की परसेंटेज मैंने आपको बताया, बुक में टेबल में दी गई है, वहाँ से आप उसको याद करेंगे, कोई ना कोई MCQ उसमें से पूछा जा सकता है। अब एलिमेंट्स को हम कैटेगराइज करते हैं मुख्तलिफ वे में। पहला है एलिमेंट आपके सॉलिड हालत में भी कुछ हैं, लिक्विड हालत में भी हो सकते हैं और गैस हालत में भी होते हैं। मतलब आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर 118 एलिमेंट्स हैं उसमें से आप कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो नेचुरली मिलते ही सॉलिड हालत में है, जैसे कि सोडियम है, कॉपर है, पोटाशियम है ये। इसी तरह कुछ लिक्विड हालत में, लिक्विड हालत में 2 ही हैं, मरकरी है और ब्रोमीन है। ये 2 एलिमेंट हैं जो लिक्विड हालत में मिलते हैं हमें। और जो कुछ जो हैं वो गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन वगैरह, ये गैसेस की हालत में मिलते हैं। तो ये फिजिकल स्टेट के लिहाज से भी हम एलिमेंट्स को कैटेगराइज करते हैं। दूसरी जो चीज़ है, एक प्रॉपर्टी इनकी 3 और कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। एक होती है मेटल, दूसरी होती है नॉन मेटल और तीसरी है मेटलाइड्स। मेटलाइड्स, अब ये प्रॉपर्टी जो है ना उनकी इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी के लिहाज से कि एक एटम जो होता है ऐसा एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है वो मेटल्स कहलाते हैं, और जो आसानी से ले सकता है वो नॉन मेटल कहलाते हैं। तो जो इन दोनों के इन बिटवीन होते हैं उनको हम मेटलाइड्स बोलते हैं। तो ये जो टर्म्स हैं ये भी एलिमेंट्स को कैटेगराइज करते हैं हम इनकी बेस पे भी कि ये चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है। मसलन इनको देखें तो ये मेटल है, सोडियम, कॉपर, पोटाशियम मेटल है, ठीक है। अगर आप इनको देखें तो ये नॉन मेटल है। इसके अलावा एल्युमिनियम, सिलिकॉन वगैरह जो हैं वो मेटलाइड्स में आते हैं। अब ये तो था सिंपल सा एलिमेंट्स की कैटेगराइज करना उसको। अब कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो एलिमेंट के लिए यूज़ होती हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। वो क्या हैं जी? एक उनकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। एलिमेंट जो होते हैं जब किसी मटेरियल के अंदर मौजूद होंगे तो उनको सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमने फर्स्ट ईयर में जाके उसका नाम भी दिया गया है, जे बर्ज़िलियस, जिसने थोड़ा सा सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करने की जो है वो कोशिश की। सिंबल्स जो हैं आप ये समझ लें कि ये मुख्तलिफ लैंग्वेज से वर्ड निकाले गए, जिसके अंदर ग्रीक्स भी हैं, कुछ ग्रीक्स हैं, लैटिन भी हैं
इंग्लिश भी हैं, ठीक है। उनके जिस पर्सन ने उनके डिस्कवरी की या जिस एरिया में हुई, उनकी लैंग्वेज के लिहाज से, उसकी एग्जिस्टेंस के लिहाज से, उसकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से उसका कोई ना कोई नाम रखा गया। अब उस नाम के बाद उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज़ की जाती है। जैसे कार्बन है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं C, हाइड्रोजन है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जी H, सोडियम है। अब देखें सोडियम को हम Na से लिखते हैं। Na जो है वो हालांकि ये इसका नहीं है, लेकिन ये एक नेट्रियम एक अलग वर्ड है जिससे ये लिया गया है। इसी तरह पोटाशियम है, पोटाशियम के लिए हम जो है वो K यूज़ करते हैं। अब बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ एलिमेंट की सिंबल एक एक अल्फ़ाबेट पे मुश्तमिल होती हैं, कुछ की जो है वो एक से ज़्यादा पे होती हैं। तो एक से ज़्यादा पे होंगी तो पहला जो है वो कैपिटल लिखा जाता है, दूसरा जो है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखा जाएगा। ये है वो तरीका जिसकी मदद से हम एलिमेंट्स को उनकी सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज़ इसके अंदर नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। उसके बाद है जी वैलेंसी। वैलेंसी ये दो तरह से हम उस एलिमेंट की नेचर के लिहाज से हम उसको कैटेगराइज करते हैं। हर एलिमेंट की कोई ना कोई वैलेंसी होती है। वैलेंसी है क्या? हम वो एलिमेंट जब किसी के साथ जुड़ेगा ना तो इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा। वो कैसे जुड़ता है उसके लिहाज से उसकी वैलेंसी की टर्म हम यूज़ करते हैं। मतलब दो तरह से ये जुड़ा हुआ होता है। एक तो होता है कोई भी एलिमेंट जब किसी दूसरे के साथ जुड़ेगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, जिसके अंदर एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। सिंपली एक तरीकाकार होता है जुड़ने का, म्यूचुअल शेयरिंग हम उसको बोलते हैं। उसके तहत जुड़ा हुआ होगा तो वो जुड़ने से जो चीज़ बनी होगी ना उसको कोवेलेंट कहते हैं, उसके जुड़ने की वजह से। और दूसरी जो चीज़ है वो है आयनिक कंपाउंड होते हैं कि जिसमें एक एटम पहले आयन की शक्ल में आता है और वो जुड़ जाता है किसी दूसरे आयन के साथ। तो इन दोनों केसेस में वैलेंसी को हम अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड की शक्ल में हो अगर वो कोई भी एलिमेंट जिसने कोवेलेंट कंपाउंड बनाया हुआ है और उसने किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल अभी हम देखेंगे इसमें कि जैसे हाइड्रोजन है, ये HCl के साथ जुड़े या ये NH3 के साथ जुड़े, 3 इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, या CH4 जिसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये CH4 है, ये NH3 है, ये HCl है। तो वैलेंसी इस केस में क्या होगी? जब क्या होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, तो कोवेलेंट कंपाउंड में वैलेंसी क्या होती है? एक एटम कितने दूसरे हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, या आप ये कह सकते हैं कि एक एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब अगर इसको देखें, हाइड्रोजन की इस केस में कितनी है? 1। क्लोरीन को देखें तो ये एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, उसकी भी 1 है। इसमें अगर आप देखें हर एक हाइड्रोजन वो एक से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन की इसमें 1 है। लेकिन नाइट्रोजन की देखें तो कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3, तो नाइट्रोजन की इसके अंदर 3 हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ जो मैंने बताई बॉन्ड के लिहाज से, अब नाइट्रोजन के बॉन्ड देखें तो वो 3 है, इस लिहाज से भी आप कह सकते हैं। और इसके अंदर हाइड्रोजन की कितनी है? 1, और कार्बन की कितनी है जी? 4 हाइड्रोजन उसके साथ लगे हुए हैं, तो ये 4 हो। ये है कोवेलेंट कंपाउंड।
कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर दो चीज़ें हम देखेंगे, या तो ये देखेंगे कि उस एटम के साथ, उस एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन एटम कितने जुड़े हुए। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें, वैलेंसी एक एटम की होती है, इस पूरे की नहीं देखनी। इसके अंदर कार्बन की भी वैलेंसी है, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी है, इसके अंदर नाइट्रोजन की भी वैलेंसी है और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी है, इसके अंदर हाइड्रोजन की भी वैलेंसी है, क्लोरीन की भी वैलेंसी है। ठीक है, वैलेंसी एक एलिमेंट की होती है, ये याद रखना है। उस एलिमेंट के एटम की वैलेंसी की हम बात कर रहे हैं। अब दूसरे जो हमारे पास टाइप है वो है आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड में जैसा कि मैंने आपको बताया, आयन्स होते हैं और आयन्स बनते हैं या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। अब कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट जब लूज कर रहा होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, गेन कर रहा होता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब कोई भी एटम जब आयनिक कंपाउंड बनाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है, उस लिहाज से उसकी वैलेंसी होगी। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी, 2 लूज कर सकता है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी, 3 लूज कर सकता है तो वैलेंसी 3 होगी, 4 लूज कर सकता है तो वैलेंसी 4 होगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी, जैसे यहाँ पे अभी हमने कैटेगराइज किया था मेटल को कि मेटल की एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन दे देना, लूज कर देना। तो इट्स मीन वो इलेक्ट्रॉन देते हैं और उनकी वैलेंसी पॉजिटिव में होगी। कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। इसी तरह नॉन मेटल की एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो वो इलेक्ट्रॉन कितने लेते हैं वो उसकी वैलेंसी होगी। अब इसकी आमतौर पे जो हमारा सीक्वेंस मिलता है ना कि 4 तक ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट शेल में, वैलेंस शेल के अंदर, आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो, वो आमतौर पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखते हैं। 1 लूज कर रहा है तो 1, 2 लूज कर रहा है 2, 3 लूज कर रहा है तो 3। इसी तरह से जो इससे बड़े एलिमेंट होते हैं जिनमें आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 से ज़्यादा होती है, वो बजाय इसके कि इलेक्ट्रॉन दें, वो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं। तो उस केस में हम देखते हैं कि वो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वो उसकी वैलेंसी बन जाएगी। इस केस में देखें तो हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 होता है, कैल्शियम के आखिरी शेल में 2 होते हैं, इसलिए उसकी वैलेंसी 2 होगी। एल्यूमिनियम आमतौर पे 3 में होता है और कार्बन जो है वो 4 में होता है। ठीक है, क्योंकि इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी शेल में 2 है, इसके आखिरी शेल में 3 है, इसके आखिरी शेल में 4 है। तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन दे के ये इस वैलेंसी में आ सकते हैं। लेकिन जो दूसरे हैं जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, अब इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इनको पूरे करने हैं 8 पूरे करने के लिए ये क्या करेगा, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये ले सकते हैं आमतौर पे वो उसकी वैलेंसी होगी। जैसे नाइट्रोजन की 3 होगी, ऑक्सीजन की 2 होगी, फ्लोरीन की 1 होगी। अब ये वैलेंसी अगर लेने के लिहाज से है तो आमतौर पे माइनस में होती है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन देने के लिहाज से है तो वो प्लस में लिखी जाती है। ये थोड़ा सा था वैलेंसी के बारे में। बाज़ दफ़ा अकेले एलिमेंट की बजाय ग्रुप ऑफ एटम भी होते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, उनको रेडिकल कहा जाता है, उनकी भी वैलेंसी होती है। मिसाल के तौर पर आप देखें, एक एग्जांपल उसकी जो है वो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, ये रेडिकल है। फॉस्फेट है,
PO4 -3। तो इनके ऊपर ये जो है ये वैलेंसी लिखी होती है, इनको रेडिकल्स भी बोला जाता है, ये ग्रुप ऑफ एटम की शक्ल में मौजूद है। ये है आज का कुछ बेसिक टर्म्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंशाल्लाह कंपाउंड, उसकी नेचर और उनके बारे में। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी आपको समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो या कोई सजेशन कर देना चाहते हो, तो इसके वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है और उसमें मेरा कॉन्टैक्ट दिया गया है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।